ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे विभिन्न टॉपिक्स से। पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है उसमें यूपीएससी नॉमेनक्लेचर पूछा गया है इस कंपाउंड का, जो कि एक साइक्लिक कंपाउंड है, अनसैचुरेशन उसके अंदर है और एल्किल ग्रुप्स तरह तरह के इसमें जुड़े हुए हैं। तो हमें नंबरिंग इस तरह से करना है ताकि ये जो डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबर मिले, और साथ ही हमें ये भी देखना है कि यहाँ अगर हम 1 लिखें, यहाँ 2 लिखें, तो 3, 4, 5, 6 नंबर पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। वैसे नंबरिंग हमें नहीं करना है, हमें इस तरह से हमने नंबरिंग करी है इस वजह से ताकि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको लोएस्ट नंबर मिले और ये जो अनसैचुरेशन है उसको प्रेफरेंस या वरीयता मिले। तो नंबरिंग ही इसमें मेन है। नंबरिंग कर ली हमने, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2 इथाइल, तो ये रहा 2 इथाइल, 4 डाइमिथाइल, दिस इज 4 डाइमिथाइल, 1 प्रोपाइल साइक्लोहेप्ट, 1 इन। तो ये हमें मालूम ही है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से इनको लिखा गया है। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ई, उसके बाद डी और लास्ट में पी आएगा। तो इसीलिए इस तरह से इसको अरेंज करके लिखा गया है। पोजीशन उनके सामने दी हुई है। फोर्थ पोजीशन पे 2 मेथल ग्रुप्स हैं, तो 4 डाइमेथल लिखा हुआ है। और क्योंकि 7 एटम्स हैं और साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लोहेप्ट एंड 1 पे इन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। इसमें भी एक इपॉक्साइड रिंग है और परक्लोरिक एसिड इसमें दिया हुआ है। इसका काम है रिंग ओपनिंग का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से जो प्रोटॉन है वो इसी ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है। इस तरह से प्रोटोनेशन जो है इपॉक्साइड रिंग का हुआ। और ये क्योंकि संयुग्मित द्विबंध हैं, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस प्रकार से होता है। डबल बॉन्ड्स जो हैं वो यहाँ और यहाँ शिफ्ट हो गए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पर OH लग गया है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसकी वजह से ये जो प्लस चार्ज यहाँ था वो अल्टीमेटली यहाँ पर वो प्लस चार्ज अपीयर होता है। अब उसके बाद हमने देखा कि इस प्लस चार्ज में प्रोटोनेशन हुआ और यहाँ पर ये प्रोटॉन निकल कर आया है और यहाँ पर प्लस चार्ज क्रिएट हुआ, और फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ शिफ्ट होना और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध का टूटना और H+ का निकल जाना, जिससे कि इस तरह से C डबल बॉन्ड O यहाँ पर बन जाता है। और जो कंपाउंड हमें मिलता है उसमें संयुग्मित, ये देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, संयुग्मित द्विबंध वाले यौगिक ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कॉन्जुगेटेड जो कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यही इसी वजह से वो ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, मेजर प्रोडक्ट होते हैं। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका तरीका जो है, रिएक्शन जो है, वो इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। दिस इज़ 1,6 हाइड्रोजन शिफ्ट, और ये है इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग जो यहाँ पर हुई है। सो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करते हुए इन रिएक्शंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस A to C इज, तो ये 3 कार्बोकेटायन दिए हुए हैं। हमें जो स्टेबिलिटी देखनी है उसमें ये देखना होता है कि क्या इंडक्टिव इफेक्ट है, क्योंकि कार्बोकेटायंस की बात कर रहे हैं। क्या इसमें मीजोमेरिज्म या रेजोनेंस है, क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो अगर हम इन तीनों ABC को देखें, तो A में यहाँ जहाँ जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है उसके साथ वाला कार्बन जो अल्फा कार्बन है उसमें उसी के साथ इसका डबल बॉन्ड बना हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस का होना संभव नहीं है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का होना संभव नहीं है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इस तरह से इसका इंडक्टिव
इफ़ेक्ट इस तरफ लगे। और इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन और यहाँ जो मेसोमेरिज्म है उसकी तुलना में कमज़ोर होता है। तो सबसे कम स्टेबिलिटी ए की होगी। देखते ही पता पड़ जाता है कि यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जो है वो इस प्लस चार्ज के कॉन्जुगेशन या संयुग्मन में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये शिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स का होगा और ये प्लस चार्ज जो है वो इस कार्बन पर आ जाएगा। तो उसका मतलब ये डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है और डिलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव चार्ज कभी इस कार्बन पर कभी इस कार्बन पर होता है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमें मालूम है कि चार्ज का जितना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होगा, जो कंपाउंड या जो स्पीशीज़ होगी वह उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ जो बी है वो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन कब दिखाया जा सकता है? जब असंतृप्त निकाय या अनसैचुरेटेड सिस्टम से जुड़े हुए पहला कार्बन अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हो। तो यहाँ अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिस इज CH2, तो ये 2 हाइड्रोजन इसके अंदर है और नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन या बेकर एंड नाथन इफेक्ट इसके अंदर होता है। और ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन दोनों कार्बन पे शिफ्ट, दोनों के बीच कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप C डबल बॉन्ड C हो रहा है और जो प्लस चार्ज है इस कार्बन पे था वो अब इस हाइड्रोजन के ऊपर डिलोकलाइज हो गया है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रह गया है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से पुकारा जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन को। जैसे कि इस हाइड्रोजन के साथ हुआ, उसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन भी हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर हम देखें इन दोनों के इफ़ेक्ट को, अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें इन दोनों की, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली है। इसीलिए दिस इज सी, तो सी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बी की स्टेबिलिटी है, ये बी है, और ए की स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो बी और सी है उनमें हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिज्म के द्वारा डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, और जो आवेश जितना अच्छी तरह से डिलोकलाइज होता है संबंधित स्पीशीज उतना ही अधिक स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज मस्कॉन इज ए एक्सक्यूज मी, मस्कॉन दिया हुआ है इन्होंने स्ट्रक्चर। मस्कॉन को और पूछा है क्या ये टर्पेनॉइड है, स्टेरॉइड है, पॉलीकेटाइड है या फ्लेवेनॉइड है। इससे पहले ही पता कर लेते हैं कि टर्पेनॉइड क्या होते हैं। टर्पेनॉइड ये 1,3-बीटाडाइन के सेकेंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है हो, तो ये आइसोप्रीन यूनिट कहलाता है। इस 5 कार्बन जो आइसोप्रीन यूनिट है उसका जो पॉलीमर होता है वो टर्पेनॉइड कहलाता है। अगर हम यहाँ देखें तो ये 5 कार्बन चेन से बना हुआ पॉलीमर ये नहीं है, तो इसलिए ये टर्पेनॉइड नहीं है। सेकेंड स्टेरॉइड। स्टेरॉइड में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बायोलॉजिकली एक्टिव स्टेरॉइड होते हैं और इसमें 4 रिंग, स्टार रिंग होते हैं। यहाँ सिर्फ एक बड़ा सा रिंग है, तो ये स्टेरॉइड नहीं है। इसके अलावा देखिए पॉलीकेटाइड। पॉलीकेटाइड की पहचान है कि COCH2 इसके अंदर होते हैं और ये लार्ज ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ये आते हैं, और इसमें ऑल्टरनेटिंग कार्बोनिल ग्रुप और मिथिलीन ग्रुप इसके अंदर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये CH2 और CO, या आप कह सकते हैं कि CH2 एंड CO इसके अंदर है, तो ये पॉलीकेटाइड है। या आपको अगर शक भी है तो एक बार कह सकते हैं चलो पॉलीकेटाइड हो सकता है। फ्लेवोनॉइड हमारा चौथा चॉइस दिया हुआ है इन्होंने, और फ्लेवोनॉइड जो है इनका जनरल जो स्ट्रक्चर होता है 15 कार्बन का स्ट्रक्चर, कार्बन स्केलेटन होता है जिसमें 2 फिनाइल रिंग्स होते हैं और एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है ऑक्सीजन वाला। जबकि हम इसे देख रहे हैं कि इसमें कोई हेट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं है, इसमें कोई फिनाइल रिंग, 2 फिनाइल रिंग इसके अंदर नहीं है, तो फ्लेवोनॉइड ये किसी भी हालत में नहीं है। उसका मतलब जो है पॉलीकेटाइड, ये जो कंपाउंड है पॉलीकेटाइड की डेफिनेशन को फिट करता है, तो मस्कॉन जो है दैट इज़ अ पॉलीकेटाइड। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो जैम में भी पूछे जाते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि ये जो चारों तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो उसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक उनके स्ट्रक्चर में क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है द एच ओ एम ऑफ पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ मिथाइल एजाइड इज। तो मिथाइल एजाइड ये है जिसमें कि दो पाई बॉन्ड्स हैं, दो पाई बॉन्ड यानी चार पाई इलेक्ट्रॉन्स, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स तीन एटम्स के ऊपर। तो वन टू थ्री थ्री एटॉमिक न्यूक्लियाई और थ्री ऑर्बिटल्स इसके अंदर होंगे। तो ये चारों जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं तीन ऑर्बिटल्स के दिए हुए हैं। इन्होंने पूछा है एच ओ एम ओ यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है। चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार पाई फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका मतलब सबसे लोअर लेवल में यानी साई वन में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, साई टू में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब नोड्स की संख्या यहाँ पर देखिए, ये जो हैं वो नोड्स आपस में एक दूसरे से अलग हैं, उसी में ये दोनों ये चारों जो स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे से भिन्न हैं। जो साई वन होता है उसमें एन जैसे नोड्स निकालते हैं तो साई एन अगर है तो नोड्स की संख्या होती है एन माइनस वन। यानी साई वन अगर है तो एन की संख्या है वन, वन माइनस वन दैट मीन्स ज़ीरो, यानी कोई नोड इसके अंदर नहीं होगा। जबकि एच ओ एम ओ हम ढूंढना चाह रहे हैं, एच ओ एम ओ तो साई वन नहीं हो सकता क्योंकि साई वन पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन और बचे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो साई टू में जाके होंगे। तो साई टू यानी इसमें जो एन का वैल्यू है वो है टू, तो टू माइनस वन दैट मेक्स वन। तो एक जो एच ओ एम ओ होगा वह जो है उसमें एक नोड होगा। तो एक नोड अगर है तो ये तो नहीं होगा। इसमें ऐसा एक नोड है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए सेम जो ऑर्बिटल्स है अगर ऑपोजिट साइड में है तो उनका ओवरलैप नहीं हो सकता, तो तब जाके नोड बनता है। यहाँ सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ दो नोड्स, तो इसके अंदर दो नोड्स हैं, ये नहीं होगा। यहाँ पर एक नोड है, हो सकता है। यहाँ पर एक नोड दिखाया है, ये हो सकता है। यहाँ पर कोई नोड नहीं है क्योंकि सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो सेम साइड में है, तो उसका मतलब ये साई वन है। ये साई थ्री था क्योंकि इसमें नोड की संख्या दो है। अब साई टू में इन दोनों में से कौन सा हो सकता है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लोब है और ये लोब दोनों एक जैसे हैं। अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो नोड यहाँ पर नहीं हो सकता, तो ये गलत बनाया हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो जो एच ओ एम ओ है जिसमें लास्ट वाले दो इलेक्ट्रॉन्स है, पहले के दो इलेक्ट्रॉन साई वन में, सेकेंड दो इलेक्ट्रॉन्स शायद साई टू में है, साई टू यही होगा जिसमें सेम टाइप ऑफ लोब्स आर ऑन दैट ऑपोजिट साइड्स। तो यह सेम टाइप लोब ऑपोजिट साइड में है, ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, इसी वजह से इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर नोट है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस पूरे डायग्राम को बनाएं। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, जैसे यहाँ पर फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ही साई वन साई टू साई थ्री लिख सकते हैं। और ये रहा आपका एच ओ एम ओ साई टू, और उसमें नोट्स की संख्या है एक, तो ये नोट की संख्या आप एक यही इसी में है, और इसमें नोट बन नहीं सकता। इसमें ये साई वन है, ये साई थ्री है, सॉरी, तो इसलिए ऑप्शन हमारा सिर्फ ये है, दैट इज़ साई टू। तो ये हमारा एच ओ एम ओ है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बहुत छोटा सा है, तो आप इसको यूँ लिख कर भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ लॉन्ग मेथड, ये शॉर्ट मेथड है तरीका, इससे आप इस तक आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ द ब्रोमीन एटम्स इन द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ। अच्छा, तो हमको ये दिया हुआ है कि ये दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं और पूछा है कि जो ब्रोमीन इसके अंदर है उसका करेक्ट ओरिएंटेशन इन दोनों में क्रमशः क्या है। तो ये सारे ऑप्शंस, चार ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इसको चेयर कॉन्फॉर्मेशन में बनाना है। लेस स्टेबल जो कॉन्फॉर्मेशन है उसको पहले बनाते हैं। किस तरह से बनाया हुआ देखिए, सिक्स मेंबर हमने चेयर कॉन्फॉर्मेशन ये भी बनाया और ये भी बनाया, और इसमें एक ही कार्बन पर बी आर और सी एच थ्री है। तो हमने देखिए ऊपर एम ई, ये रहा ऊपर एम ई और नीचे सी एच थ्री, ये एक्सियल पोजीशन पर लगाया है। और जिस साइड में ये सी एच थ्री है उसके एक कार्बन को छोड़ के, यानी इस कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट वाले कार्बन पे यानी इस वाले कार्बन पर हमने सी एच थ्री लगाया, वो अप अबव द प्लेन है, तो ये दोनों एक्सियल हुए।
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दो ग्रुप्स जो हैं एक्सियल पोजीशन पे हैं। अगर एक्सियल हैं तो इस पूरे रिंग के इलेक्ट्रॉन्स के साथ उनका रिपल्शन होता है, इसलिए इसका दूसरा चेयर कॉन्फॉर्मेशन होगा। और वो इसमें जैसे ही इसका रिवर्स बनता है, यानी देखिए ये नीचे की तरफ है, अभी ऊपर की तरफ हो गया है। जैसे ही इस तरह से फ्लिपिंग ऑफ, ये कहते हैं फ्लिपिंग ऑफ द चेयर कॉन्फॉर्मेशन, फ्लिप जैसे करते हैं, यानी नीचे हिस्से को ऊपर और ऊपर हिस्से को नीचे कर देते हैं, तो इस चेयर कॉन्फॉर्मेशन में जो यहाँ एक्सियल होते हैं वो बन जाते हैं इक्वेटोरियल, और जो इक्वेटोरियल होते हैं वो है एक्सियल। तो ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल क्योंकि बड़े जो ग्रुप्स हैं वो दो ग्रुप्स जो हैं इक्वेटोरियल पे हैं, सिर्फ एक ग्रुप जो एक्सियल पे है, इसलिए यहाँ पर रिपल्शन कम होगी, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। उसी तरह से हमने इसमें देखा कि ये अबव द प्लेन है, और इन दोनों के बीच में एक CH2 है। तो ये अबव द प्लेन, इन दोनों के बीच में एक CH2 है, और जो ये अबव द प्लेन है उसके साथ में बिलो द प्लेन, तो उसके साथ वाले कार्बन पर बिलो द प्लेन यानी एक्सियल यहाँ पर ये ग्रुप बनाया हुआ है। तो ये लेस स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है, इसका फ्लिप किया हमने चेयर कॉन्फॉर्मेशन को, और जितने जो एक्सियल थे वो फ्लिपिंग होने पर वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, और ये मोर स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है। अब हमसे पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मोर स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, तो ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ये है। और हमने इसमें ध्यान रखा है जो बिलो द प्लेन है वो यहाँ पर मेथल ग्रुप, ये देखिए एक बिलो द प्लेन है, ये अबव 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 द प्लेन है। इन दोनों के बीच में एक CH2 की दूरी है वो यहाँ पर मेंटेन की है। इसके और इसमें 2 CH2 ग्रुप की दूरी है, ये देखिए दोनों CH2 ग्रुप की दूरी है। उसी तरह से आप देख सकते हैं ये अबव द प्लेन एंड ब्रोमो ग्रुप इज़ बिलो द प्लेन, तो ये अबव द प्लेन मेथल ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप बिलो द प्लेन है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये अबव द प्लेन है, तो ये इक्वेटोरियल में अबव द प्लेन है। इन दोनों के बीच में एक CH2 है, जो कि ये देखिए ये CH2 है। तो कुल मिला के ये जो दोनों हमको स्टीरियो आइसोमर्स दिए हुए, कॉन्फॉर्मर्स दिए हुए हैं, वो इस तरह से सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि मोस्ट स्टेबल जो कॉन्फॉर्मेशन है ए वाला ये है। तो इसमें ब्रोमो ग्रुप कहाँ पर है? एक्सियल पोजीशन पे है, और बी है ये रहा, ये वाला, और इसमें ब्रोमो क्या है? इक्वेटोरियल पे, तो ब्रोमो इक्वेटोरियल पे। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि हमने इसको ड्रॉ करके निकाला है। तो इस वाले क्वेश्चन को हमें ड्रॉ ही करना पड़ेगा, ड्रॉ करके ही हम इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, जो कि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। द स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप ऑफ HA एंड HB इन द फॉलोइंग। अब देखिए ये हमको कंपाउंड दिया हुआ है, और इसमें दो हाइड्रोजन है HA और HB, और पूछा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन इन दोनों हाइड्रोजन के आपस में है। अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये देखें कि ये बाइफेनाइल है, और इसमें ऑर्थो 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 ऑर्थो, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऑर्थो पोजीशन के ये 4 ग्रुप्स हैं, और इनका साइज़ भी बहुत छोटा तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपस में टकराएंगे, इतने पास पास रहेंगे। तो ये जो रिंग है, अगर ये इस स्क्रीन पे जहाँ पर आप इसको देख रहे हैं, उस स्क्रीन पर अगर ये रिंग है, तो ये जो रिंग है दूसरा वाला, ये उभर कर, ये वाला हिस्सा उभर कर हमारी ओर, और ये वाला हिस्सा नीचे की ओर होगा। ये मतलब ये 90 डिग्री पे, एक दूसरे के 90 डिग्री पे ये दोनों रिंग्स होंगे। तो अगर ये दोनों रिंग्स 90 डिग्री पे हैं, यानी ये तल पर है, ये तल से उभर कर है, तो उसका मतलब यहाँ पर जो है एसिमेट्रिक या कायरल मॉलिक्यूल ये बन जाता है, बावजूद इसके कि इसमें कोई कायरल कार्बन इसमें नहीं है। कोई कायरल कार्बन यानी कोई ऐसा कार्बन नहीं है जिसके चारों जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग अगर लगे हुए हों तो उसको कायरल कार्बन कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन इसमें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिमेट्रिक या समतलीय कंपाउंड नहीं है, सिमेट्रिक कंपाउंड ये नहीं है।
तो ये स्टीरियोजेनिक यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी ये प्रदर्शित करेगा। और आप देख सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ CH2CH3, ये भी CH2, ये है ये रहा CH2 और ये CH3। इसको मैं यहाँ, दिस इज CH3 और ये CH2, तो ये CH2CH3 तो आप कह सकते हैं सिमेट्रिक कंपाउंड है। सिमेट्रिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि ये उभर के ऊपर की तरफ है और ये तल पर है, या फिर ये उभर जाएगा और ये तल पर होगा। तो इस तरह से ये एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। कायरल सेंटर इसके अंदर ऑलरेडी है। अब ये HA और HB की बात कर रहे हैं। अगर HA और HB को किसी दूसरे ग्रुप X से चेंज कर देते हैं तो ये भी जो है एक और कायरल कार्बन ये भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो एक तरह के ग्रुप हैं और बाकी दो ग्रुप एक दूसरे से अलग हैं। कुल इसमें इस वाले कार्बन में 3 तरह के 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए ये प्रोकायरल कार्बन है। तो प्रोकायरल कार्बन है यानी कायरल कार्बन बनने की स्थिति से एक स्टेप पहले, जिसमें 3 तरह के तीन अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं। एक हाइड्रोजन हटाया और ये बन जाएगा कायरल, क्योंकि ये एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा अगर एक हाइड्रोजन को हमने किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस किया तो। ऐसी स्थिति में HA और HB जो हैं एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी HA और HB में अगर हमने कोई X ग्रुप डाला तो ये मिरर इमेज क्यों नहीं बनाएंगे? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एक स्टीरियो सेंटर पहले से भी है और फिर एक और स्टीरियो सेंटर उसमें बन जाता है तो वो आपस में डायस्टीरियोटॉपिक उनका रिलेशन होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल एक ही कायरल सेंटर है तो इनैनिसोट्रॉप्स बनाता है, और अगर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है तो वो डायोस्टीरियो आइसोमर भी बनाता है, और एक स्पेशल केस में वो इनैनिसोमर भी बनाएगा। तो यहाँ जो है ये HA और HB का जो संबंध है, रिलेशन है आपस में, स्टीरियोकेमिकल रिलेशन, वो डायस्टीरियोटॉपिक रिलेशन है। होमोटॉपिक इसलिए नहीं, होमोटॉपिक मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप HA को X से रिप्लेस करें या HB को रिप्लेस करें, दोनों बराबर होंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक तल से उभर के आएगा और एक तल के नीचे होगा तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कंप्लीट अलग होगी। ये दोनों एक ही तल पे नहीं हैं क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर हैं। और ये एनाइसोटॉपिक इसलिए नहीं है क्योंकि पहले से एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली हेटेरोटॉपिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों ही एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो इनका रिलेशन सिर्फ डायस्टीरियो आइसोटॉपिक होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, that is diastereotopic. Thank you for being with me.